हेलो सिविलियंस, तो स्वागत है एक बार फिर से आज के इस नई वीडियो में। और हम स्टडी कर रहे थे कंक्रीट, और उससे पहले हमने सीमेंट, स्टोन और एग्रीगेट को खत्म कर चुके हैं ऑलरेडी। और कंक्रीट में हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट से। ठीक है, क्या है मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट? व्हाइल रिफरिंग टू द क्यूरिंग एंड स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, ओनली द एज ऑफ कंक्रीट वाज कंसिडर्ड। तो रिफरिंग टू क्यूरिंग एंड स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, जब भी हम बात करते हैं, रिफर करते हैं क्यूरिंग प्रोसेस को, क्यूरिंग प्रोसेस के बारे में या उसके स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के बारे में, तो हम सिर्फ बात करते हैं क्या, उसके एज की बात करते हैं। एज ऑफ कंक्रीट को कंसीडर करते हुए उसके स्ट्रेंथ डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। However, the temperature during the early period of hydration also influences the rate of gain of concrete, rate of gain of strength of concrete। लेकिन क्या सिर्फ एज मैटर करता है? नहीं। जो अर्ली पीरियड ऑफ हाइड्रेशन में टेम्परेचर होगा वो भी इन्फ्लुएंस करेगा उसके स्ट्रेंथ के गेन करने का जो रेट होगा उस पर इन्फ्लुएंस करेगा। सिंस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स ऑन बोथ टाइम एंड टेम्परेचर, इट कैन बी सेड टू बी द फंक्शन ऑफ समेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर। ये क्या बोल रहा है कि स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड करता है टाइम पे भी और टेम्परेचर पे भी। ये कहा जाता है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है ये क्या है, फंक्शन है किस चीज का, समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर। ये हो गया मैच्योरिटी इक्वल टू समेशन ऑफ टाइम इनटू टेम्परेचर, एंड दिस समेशन इज कॉल्ड मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। और इसी समेशन को कहेंगे मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट। द टेम्परेचर इज कंसिडर्ड फॉर रेफरेंस विद इन द रेंज ऑफ -12 to 10 डिग्री सेल्सियस। Temperature is considered for reference -12 to -10 degrees Celsius, wherein hydration of concrete takes place. An average volume of value of -11 डिग्री सेल्सियस is taken for calculation। ठीक है, ये आपका रेंज लिया गया और फिर एवरेज लिया गया। मैच्योरिटी इज मेजर इन डिग्री सेल्सियस आवर और डिग्री सेल्सियस इन डेज। A sample of concrete is cured at 18 degrees Celsius for 28 days। एक कंक्रीट का सैंपल तो क्यूरिंग किया गया 28 दिनों के लिए 18 डिग्री सेल्सियस पे। इस टेकन एज फुल्ली मैच्योर कंक्रीट, इसको मानेंगे कि कंक्रीट जो है फुल्ली मैच्योर हो चुका है। एंड इट्स मैच्योरिटी वुड बी, मैच्योरिटी क्या होगा उसका, 28 डेज है, 28 आ गया इनटू 24। ये कैसे निकाला हमने, तो 18 माइनस जो उसका एवरेज टेम्परेचर लिया है वो डिफरेंस निकालेंगे, तो 18 माइनस 11, तो ये कितना दिन हो जाएगा, ये हो जाएगा डिफरेंस 29। और एक दिन में 24 घंटा, तो 24 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे तो आ जाएगा इतना मैच्योरिटी। और ये इसको माना जाएगा फुल्ली मैच्योर्ड कंक्रीट माना जाएगा। अगर किसी कंक्रीट को 28 दिनों तक हम 18 डिग्री सेल्सियस पे मैच्योर करेंगे, उसे क्योरिंग करेंगे, तो तब जो कंक्रीट डेवलप होगा उसे कहेंगे मैच्योर कंक्रीट। However, the standard calculation are done for the maturity of concrete at 19,800 डिग्री सेल्सियस आवर। ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन होता है वो होता है इस मैच्योरिटी के लिए। ये आपका है रिलेशन बिटवीन मैच्योरिटी एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो मैच्योरिटी लॉग स्केल पे है, ठीक है, लॉग स्केल पे। और ये आपका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम डायरेक्ट रिलेशन आएगा। Maturity concepts are useful for estimating the strength of concrete at any other maturity। Maturity concept जो है बहुत यूजफुल है for estimating the strength of concrete at any other maturity। किसी भी दूसरे मैच्योरिटी पे अगर कंक्रीट के स्ट्रेंथ को एस्टिमेट करना है तो काफी यूजफुल होगा। As the percentage of strength of concrete, as the percentage of strength of concrete of the known maturity। ठीक है, strength at any maturity as percentage of strength at maturity ऑफ 19,800 डिग्री सेल्सियस। तो इस मैच्योरिटी पे आपको निकालना होगा किसी दूसरे मैच्योरिटी पे, तो कैसे निकालेंगे, a प्लस बी लॉग 10 मैच्योरिटी अपॉन 10⁻3। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा अगर हमको किसी भी मैच्योरिटी का स्ट्रेंथ निकालना होगा तो। द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट a एंड b डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ लेवल ऑफ कंक्रीट। यहाँ पर a और b का जो वैल्यू होगा वो डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ लेवल ऑफ कंक्रीट पे। ठीक है, जैसे कि अगर स्ट्रेंथ 28 दिनों के बाद 18 डिग्री सेल्सियस पे क्यूरिंग करने के जो कि स्टैंडर्ड मैच्योरिटी माना जाता है 19,800 डिग्री सेल्सियस, अगर स्ट्रेंथ 17.5 से कम है तो उस केस में ए का वैल्यू होगा 10, बी का वैल्यू 68, 17.5 से 35 के बीच में होगा तो उस केस में 21 और 61 वैल्यू होगा ए बी का। अगर स्ट्रेंथ 35 से 52.5 के बीच में होगा
तो 32 और 54 होगा, 54 होगा ए और बी का वैल्यू। 52.5 से 70 के बीच में लाई करेगा तो 42 और 46.5 होगा। ठीक है, द स्ट्रेंथ एट अ गिवन मैच्योरिटी इज नोन, अगर किसी भी दिए हुए मैच्योरिटी पे हमको स्ट्रेंथ की जानकारी मिल जाए, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू रीच द सेम स्ट्रेंथ एट एनी अदर टेम्परेचर इज गिवन बाई। तब हम क्या कर सकते हैं, हमको नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, कितना दिन कितने नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड होगा टू रीच द सेम स्ट्रेंथ एट एनी अदर टेम्परेचर, किसी दूसरे टेम्परेचर पे हमको सेम स्ट्रेंथ पहुंचाना है इस कंक्रीट का, तो कितने दिन तक क्योरिंग करना होगा, इसकी जानकारी हम निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा, तो टी सिंपल है ना, कांस्टेंट हो जाएगा, मैच्योरिटी हमको सेम रखना है, स्ट्रेंथ सेम रखना है, तो टी इंटू एम अपॉन 24 इंटू टी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंथ ऑफ सैंपल, एक स्ट्रेंथ हम लिया सैंपल का और फुल्ली मैच्योर्ड कंक्रीट, कंक्रीट क्या है फुल्ली मैच्योर हो चुका है, इज फाउंड टू बी 40 एम्पियर, उसका स्ट्रेंथ क्या निकाला, क्या 40 एम्पियर निकाला। फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ आइडेंटिकल कंक्रीट, एक आइडेंटिकल कंक्रीट का स्ट्रेंथ निकालना है एट द एज ऑफ 7 डेज, इस पे 7 दिन पे, when cured at an average temperature during the day at 20 degrees Celsius and the night at 10 degrees Celsius। ठीक, तो मैच्योरिटी क्या होता है, समेशन ऑफ टेम्परेचर इनटू टाइम। ठीक है, तो दिन के टाइम में 20 डिग्री सेल्सियस से क्यूरिंग होता है सब, तो 20 और 11 से सब्ट्रैक्ट करेंगे -11 से, तो कितना आ जाएगा 31, और इसका क्यूरिंग में 7 दिनों तक। ठीक है, 7 दिनों तक हुआ है, दिन में मतलब 12 घंटा इसका मान लेते हैं क्यूरिंग हुआ। ठीक है, सिमिलरली नाइट के टाइम में 10 फिर -11, तो कितना आ गया 21 इसका भी 7 दिनों तक और 12 घंटों के लिए, ये आपको आ जाएगा 4368 डिग्री सेल्सियस आवर। तो परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ एट निकालना है, अगर हम निकालेंगे परसेंटेज स्ट्रेंथ एट मैच्योरिटी ऑफ 4368 आवर, तो ये निकलेगा कैसे, a प्लस बी log 10 इंटू मैच्योरिटी log 10 किसका, मैच्योरिटी अपन 10⁻3। अब चूंकि 28 डेज स्ट्रेंथ इज बिटवीन, कितना है स्ट्रेंथ 40 एमपी है, तो 40 एमपी यहां से हम निकालेंगे क्या, ए का वैल्यू 32 32 और बी का वैल्यू 54। ठीक है, ए 32 बी 54, तो 32 प्लस 54 log 10 ये आ जाएगा, तो इतना आपका आ गया परसेंटेज। तो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 7 डेज अगर निकालना है, इतना परसेंटेज है, 28 दिन पे 40 है, इसका परसेंटेज निकाल लेंगे 7 दिन पे, ये आ गया 26.63 एम्पियर। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंप्राइजेस द मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट, कौन सा फैक्टर है जो मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट को कंप्राइज करता है, तो क्यूरिंग एज, टाइम और टेम्परेचर, तो इसका सी हो जाएगा आंसर। द मैच्योरिटी ऑफ कंक्रीट डिपेंड्स अपॉन द क्यूरिंग एज, टाइम एंड द क्यूरिंग टेम्परेचर ऑफ कंक्रीट, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन और फिर मल्टीप्लीकेशन ही मैच्योरिटी कहलाएगा। इट इज सेड टू बी द फंक्शन ऑफ सबमिशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ समेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो टाइम का और टेम्परेचर का जो प्रोडक्ट होगा उसी का समेशन मैच्योरिटी कहलाएगा, तो सी आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन है, लैब एक्सपेरिमेंट्स कंडक्टेड ऑन अ पर्टिकुलर मिक्स, एक पर्टिकुलर मिक्स पे क्या होता है, एक लैब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जाता है, शोड अ स्ट्रेंथ ऑफ 33.5 एमपीएम, उसने स्ट्रेंथ दिखाया कितना 33.5 एमपी फॉर फुल्ली मैच्योर्ड कंक्रीट, एक फुल्ली मैच्योर्ड कंक्रीट था। ठीक है, और उसका स्ट्रेंथ आया 33.5 एमपी। फाइंड वेदर फॉर्म वर्क कैन बी रिमूव फ्रॉम एन आइडेंटिकल कंक्रीट placed at another place at the age of 15 days and temperature of 6 degrees Celsius if the concrete is likely to be subjected to striking stress of 25 एम्पियर। तो ये पूछ रहा है कि एक आइडेंटिकल कंक्रीट है जो किसी दूसरे प्लेस पे प्लेस्ड है, उसको क्यूरिंग हुआ है 15 दिनों तक 6 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या उसका फॉर्म वर्क हटा सकते हैं, तो बेसिकली हमें निकालना पड़ेगा, उसका स्ट्रेंथ निकालना पड़ेगा 15 दिनों पे। अगर 25 से उसका स्ट्रेंथ कम है तो मतलब हम नहीं हटा सकते हैं, अगर ज्यादा होगा तो रिमूव कर सकते हैं। तो पहले हम निकालेंगे मैच्योरिटी क्या होता है, समेशन ऑफ टाइम इनटू टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका टाइम दिया हुआ है 15 डेज, 24 घंटा, 15 दिन 24 घंटा से मल्टीप्लाई करिए, कितना डिफरेंस आएगा 6 माइनस -11, ये आ जाएगा 6120 डिग्री सेल्सियस आवर। अब निकालेंगे परसेंटेज स्ट्रेंथ, ये होगा a प्लस बी log 10 मैच्योरिटी अपन 10⁻3। अब यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो कितना है 17.5 से
35 MPa के बीच में है। तो यहाँ पे जो ए का वैल्यू आएगा क्या आएगा, ए और बी का वैल्यू जो पिछले 4 से हम देखेंगे तो ए 21 आएगा और बी 61 आ जाएगा। उसे पुट करने के बाद जो परसेंटेज स्ट्रेंथ आएगा 15 दिनों पे वो आ जाएगा 68.99%। तो उसका निकालेंगे इतना परसेंटेज तो ये आएगा 23.11। तो अभी 23.11 MPa ही स्ट्रेंथ वो अचीव किया है और यहाँ पे स्ट्राइकिंग स्ट्रेस कितना है 25 MPa। तो इसका मतलब फॉर्म वर्क नहीं हटा सकते, जैसे ही हटाएंगे तो इसका स्ट्रेंथ 25 MPa वो नहीं झेल पाएगा और जो स्ट्रक्चर है गिर जाएगा। तो ठीक है, शेप ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट देखते हैं। यूज ऑफ एंगुलर और क्यूबिकल एग्रीगेट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग कंक्रीट एज बेटर इज द इंटरपार्टिकल लॉकिंग इन दिस केस एंड हायर द बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो ये पूछ रहा है कि शेप ऑफ एग्रीगेट कैसे अफेक्ट करता है कंक्रीट को। तो अगर एग्रीगेट हम एंगुलर या क्यूबिकल एग्रीगेट इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्गर कंक्रीट तो बनाएगा क्योंकि एक इंटर पार्टिकल लॉकिंग अच्छा होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ अच्छा होगा। लेकिन वही अगर राउंडेड या फ्लैकी या इलोंगेटेड एग्रीगेट यूज करेंगे तो वो पुअर कंक्रीट बनाएगा। ठीक है, टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट देखिए तो रफ टेक्सचर एग्रीगेट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कंक्रीट। अगर जो एग्रीगेट का टेक्सचर है, सरफेस टेक्सचर है वो रफ है, खुरदुरा है, तो इससे क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग कंक्रीट बनेगा क्योंकि इंटर पार्टिकल बॉन्डिंग अच्छा होगा। एज बेटर इज द इंटर पार्टिकल लॉकिंग एंड द हायर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये क्या होगा, हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट की बात करें, वेल ग्रेडेड एग्रीगेट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग कंक्रीट। अगर ग्रेडेशन अच्छा है एग्रीगेट का तो एक स्ट्रॉन्ग कंक्रीट बनेगा। एज बेटर इज द इंटर पार्टिकल लॉकिंग, क्योंकि इंटर पार्टिकल लॉकिंग अच्छा है, एंड हायर इज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या है, बॉन्ड स्ट्रेंथ हायर है। यूज ऑफ एडमिक्सचर की बात करें, admixtures like plasticizers and super plasticizers help in increasing the strength of concrete। तो जो एडमिक्सचर होगा जैसे कि प्लास्टिसाइजर हो गया या सुपर प्लास्टिसाइजर हो गया, हेल्प इन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ये क्या करता है, कंक्रीट के स्ट्रेंथ को बढ़ाने में हेल्प करेगा। अब हम देखेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कैन बी फाउंड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। पहला जो स्ट्रेंथ देखेंगे वो देखेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड टू फाइंड द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। तो ये जो टेस्ट करते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि इसको कंक्रीट का निकालना होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मोल्ड यूज इन दिस केस कैन आइदर बी क्यूबिकल, या तो क्यूबिकल होगा, सिलेंड्रिकल होगा या प्राइजमोडियल होगा। ये एक बार क्यूबिकल है, सिलेंड्रिकल हो सकता है या प्राइजमोडियल हो सकता है। ठीक है, इफ द मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट इज मोर देन 20 मिलीमीटर, अगर जो नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट होगा उसका जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 20 मिलीमीटर से ज्यादा है, तब हम क्या करेंगे, 150 मिलीमीटर साइज क्यूब यूज। तो क्या करेंगे, 150 मिलीमीटर साइज वाला क्यूब इस्तेमाल करेंगे टेस्ट करने के लिए। एंड इफ द मैक्सिमम नॉर्मल साइज ऑफ एग्रीगेट इज लेस देन 20 मिलीमीटर, अगर वो 20 मिलीमीटर से कम है तो हम क्या करेंगे, 100 मिलीमीटर साइज वाला क्यूब इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, इफ सिलेंड्रिकल मोल्ड इज यूज, अगर मान लीजिए अगर हम सिलेंड्रिकल मोल्ड यूज कर रहे हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए कंक्रीट का, द लेंथ अपॉन डायमीटर रेशियो, जो एल अपॉन डी रेशियो होगा, इज केप्ट टू, इसको दो रखेंगे। जनरली 30 सेंटीमीटर लेंथ होता है, 15 सेंटीमीटर डायमीटर होगा, तो रेशियो 2 आ जाएगा। प्राइस मोल्ड इज यूजुअली नॉट कंसिडर्ड फॉर टेस्टिंग। जनरली प्राइस मोडियल को आप टेस्ट कंसिडर नहीं करते टेस्टिंग के लिए। ठीक है, द कंक्रीट टू बी टेस्टेड इज फिल्ड इन द मोल्ड इन लेयर्स ऑफ 50 मिलीमीटर। और टेस्ट करने के लिए मोल्ड में क्या करेंगे, कंक्रीट को हम रखेंगे 50 मिलीमीटर के लेयर में। कितने लेयर में, 50 मिलीमीटर के लेयर में। एंड ईच लेयर इज कॉम्पैक्टेड विद द हेल्प ऑफ टैंपिंग रड, और हर लेयर को हम कॉम्पैक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ टैंपिंग रड। टैंपिंग रड के हेल्प से इसको हेल्प करेंगे, मतलब उसको कॉम्पैक्ट करेंगे बाय सब्जेक्टिंग 8 to 35 ब्लोज। तो कितना ब्लोज लेंगे एक टैंपिंग रड से, 35 ब्लो देंगे। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टैंपिंग रड ऑफ डायमीटर, जिसका डायमीटर होगा 60 मिलीमीटर और हाइट होगा 60 सेंटीमीटर। तो 16 मिलीमीटर डायमीटर होगा, 16 मिलीमीटर का और 60 सेंटीमीटर हाइट होगा, उसे 35 ब्लो देंगे। ठीक है, when the mold is completely filled, अब जब मोल्ड completely भर जाए, फिल हो जाए, it is placed at a location free from vibration, it is placed from a location free from vibration। तो कहाँ रख देना है, जहाँ पे कोई वाइब्रेशन ना हो। कितने देर के लिए, तो +24 प्लस माइनस हाफ। ठीक है, और टेम्परेचर ऑफ 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस एंड ह्यूमिडिटी 90%। तो ह्यूमिडिटी कितना होना चाहिए, 90%।
टेम्परेचर कितना होना चाहिए 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस। कितने देर के लिए छोड़ देंगे 24 प्लस माइनस हाफ आवर। ठीक है, आफ्टर 24 आवर्स 24 घंटों के बाद द सैंपल इज रिमूव्ड फ्रॉम द मोल्ड एंड इज इमर्स्ड इन वाटर फॉर सफिशिएंट ड्यूरेशन। 24 घंटे के बाद क्या करेंगे हम, सैंपल को रिमूव करेंगे मोल्ड से और उसको पानी में डुबा देंगे एक सफिशिएंट ड्यूरेशन के लिए, ताकि उसके बढ़िया से क्यूरिंग हो जाए। एट ए स्पेसिफाइड एज ऑफ टेस्टिंग ए सैंपल इज रिमूव फ्रॉम वाटर। फिर क्या करेंगे, ये जिस दिनों पे हमको टेस्टिंग करना होगा उस दिन पे पानी से निकालेंगे उस सैंपल को एंड सब्जेक्टेड टू यूनिफॉर्म एंड ग्रेजुअल लोडिंग ऑफ 14 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट अप टू फेलियर। फिर उसको एक ग्रेजुअल लोडिंग लगाएंगे पर मिनट 14 न्यूटन पर मिलीमीटर के हिसाब से, जब तक वो जो स्पेसिमेन है फेल ना हो जाए। ठीक है, एन एवरेज ऑफ 3 रिजल्ट्स आर टेकन। 3 रिजल्ट्स का एवरेज लिया जाएगा एज द स्ट्रेंथ having a maximum deviation of plus minus 15% between them। तो हम 3 रिजल्ट निकालेंगे और तीनों का एवरेज ले लेंगे और जो एवरेज से डेविएशन होगा मैक्सिमम होगा प्लस माइनस 50%, मतलब इससे ज्यादा डेविएशन नहीं होना चाहिए एक स्पेसिमेन में उसके एवरेज से। क्लियर है। एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव लोड, एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव लोड ऑफ द स्पेसिमेन लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ड्यू टू द रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट ऑफ द स्टील प्लेट्स। अब क्या होगा, जब कंप्रेसिव लोड उस पर अप्लाई होगा स्पेसिमेन के ऊपर तो एक कॉम्प्लेक्स कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगा ड्यू टू द रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट ऑफ द स्टील प्लेट्स के रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट के कारण। एंड दिस रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट इज इंड्यूस्ड ड्यू टू द डिफरेंस इन द लेटरल स्ट्रेन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। अब यह जो रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट इंड्यूस हुआ है ये क्यों हुआ है, ड्यू टू द डिफरेंस इन द लेटरल स्ट्रेन ऑफ स्टील एंड कंक्रीट। तो स्टील और कंक्रीट कि लैटरल स्ट्रेन में डिफरेंस आ गया, जो स्ट्रेन हुआ उसका जो डायमेंशन चेंज होगा, स्टील का कंक्रीट का दोनों का अलग अलग चेंज होगा, तो उस डिफरेंस के कारण उसमें एक री स्ट्रेनिंग इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा। लैटरल स्ट्रेन इन स्टील इज 0.4 टाइम्स द लैटरल स्ट्रेन इन कंक्रीट। तो जो स्टील में जो लैटरल स्ट्रेन होगा वो 0.4 टाइम्स होगा लैटरल स्ट्रेन इन कंक्रीट के कंपैरिजन में, मतलब कम हो जाएगा। हिंस रिजल्ट्स ऑब्टेन बाय दिस टेस्ट आर मोर देन एक्चुअल। तो ये जो आपको ये जो इसमें जो टेस्ट आप रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे वो एक्चुअल से ज्यादा हम रिजल्ट को हमें मिलेगा। ठीक है, दिस रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट ऑफ स्टील प्लेट इज ऑब्जर्व्ड थ्रू आउट द हाइट ऑफ द क्यूबिकल स्पेसिमेन। पूरे क्यूबिकल स्पेसिमेन का जो पूरा हाइट है उस पूरे हाइट में आपको देखने को मिलेगा, बट इज लिमिटेड ओनली अप टू अ सर्टेन डेप्थ। ठीक है, डेप्थ बिलो द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लोड इन द सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन। ठीक है, क्यूबिकल स्पेसिमेन में तो पूरा देखने को मिलेगा, लेकिन सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन में जहां हम लोड लगा रहे हैं उसके बस कुछ सर्टेन डेप्थ तक ही देखने को मिलेगा ये जो रीस्ट्रेनिंग इफेक्ट। हेंस द रिजल्ट्स ऑब्टेन बाय सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन से जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा आर लेस देन दोज ऑब्टेन बाय क्यूबिकल स्पेसिमेन। जो क्यूबिकल से स्पेसिमेन से रिजल्ट निकलेगा उससे कम मिलेगा सिलेंड्रिकल में। तो एस सिलेंड्रिकल रिजल्ट क्या होगा 0.8 एस क्यूबिकल। ठीक है, एंड आर क्लोजर टू द एक्चुअल रिजल्ट्स, और क्लोजर एक्चुअल रिजल्ट्स का क्लोजर होगा सिलेंडर वाला। इन द केस ऑफ सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन कास्टिंग एंड लोडिंग आर डन इन द सेम डायरेक्शन। जो कास्टिंग करते हैं और लोडिंग करते हैं वो सेम डायरेक्शन में करते हैं एज इज ऑब्जर्व इन द फील्ड इन एक्चुअल स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स। जो कि जैसे कि हम फील्ड में ऑब्जर्व करते हैं एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट में एक्चुअल स्ट्रक्चर में होता है, विच इज नॉट इन द केस ऑफ क्यूबिकल स्पेसिमेन। क्यूबिकल स्पेसिमेन में ऐसा नहीं होता है। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, relative strength of concrete from cubes of different size is as follows। यहाँ पे कुछ दिया हुआ है relative strength। अगर हम 150 मिलीमीटर का लिए तो 1 होगा, क्योंकि कंपेयर कर रहे हैं 150 मिलीमीटर क्यूब से। अगर हम 100 मिलीमीटर साइज का क्यूब लेंगे और उसको टेस्ट करेंगे तो रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होगा, वे 1.05 आ जाएगा, मतलब स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाएगा। अगर हम 200 करेंगे, अगर क्यूब का साइज हमने बढ़ा दिया, उस केस में जो रिलेटिव स्ट्रेंथ आएगा मतलब 150 मिलीमीटर क्यूब से कंपेयर कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये थोड़ा कम हो जाएगा 0.95। अगर 300 और साइज बढ़ा देंगे हम क्यूब की साइज का, यहाँ पे 0.87 आएगा। तो ये बोल रहा है कि इफ द साइज ऑफ द क्यूब इज डिक्रीज, ये कर रहा है साइज हम डिक्रीज कर रहे हैं, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेंड्स टू इंक्रीज। जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज कर देगा, मतलब साइज हम घटा रहे हैं तो इंक्रीज बढ़ रहा है। वेयर द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिक्रीजेस। ठीक है, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिज्म, डिफरेंट हाइट टू साइड रेशियो, अलग अलग हाइट टू साइड रेशियो
एल अपन डी रेशियो कह सकते हैं हम। अगर 0.5 अगर मान लीजिए ये 1 है, एच अपन डी रेशियो या एल अपन डी रेशियो कह लीजिए, तो उसी के टर्म में कंपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, इसका साइज बढ़ा रहा है, ये रेशियो बढ़ा रहा है। यहाँ पे देखिएगा ये जो स्ट्रेंथ है वो भी कम हो रहा है, ठीक है। तो ये अगर रेशियो बढ़ाने से स्ट्रेंथ कम होता है, क्लियर। यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएशन ऑफ परसेंटेज ऑफ स्ट्रेंथ विथ लैटरल डायमेंशन, ठीक है। There are different type of strength for which concrete is analyzed like compressive, tensile, bending, shear strength। तो अलग अलग टाइप के स्ट्रेंथ होते हैं जिसके लिए हमें कंक्रीट को एनालाइज करना पड़ता है। जैसे कि कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं अभी, फिर अभी आगे टेंसाइल देखेंगे, बेंडिंग, shear स्ट्रेंथ देखेंगे। The tensile and bending strength of concrete are of the order 10% to 15% respectively of its compressive strength। टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो कंक्रीट का जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का सिर्फ 10% होगा। वहीं अगर बेंडिंग स्ट्रेंथ की बात करें उसके कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का सिर्फ 15% बेंडिंग स्ट्रेंथ होगा। एंड शियर स्ट्रेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 20% ऑफ इट्स यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। जो शियर स्ट्रेंथ होगा वो 20% होगा उसके यूनी एक्सियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे अपने टेंसाइल स्ट्रेंथ की तरफ। द टेंसाइल स्ट्रेंथ कैन बी फाउंड बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। कैसे निकाल सकते हैं? पहला है फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। कौन सा टेस्ट? फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। फ्लेक्सुरल टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ मोल्ड। यहाँ मोल्ड बनाएंगे जिसका साइज क्या होगा, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर, ठीक है। इफ द मैक्सिमम नॉमिनल साइज ऑफ एग्रीगेट इज मोर देन 20 मिलीमीटर, अगर 20 मिलीमीटर से ज्यादा है जो आपका एग्रीगेट का साइज है तो ये वाला साइज यूज करेंगे। अगर 20 मिलीमीटर से कम है तो इसका साइज जो हमारा मोल्ड होगा उसका साइज भी कम कर देंगे और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया मोल्ड, हमने डिसाइड कर लिया, ठीक है। कंक्रीट टू बी टेस्टेड इज फिल्ड इन द मोल्ड। जो इस कंक्रीट को टेस्ट करना है वो मोल्ड में डालेंगे इन द लेयर ऑफ 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर की लेयर में। एंड व्हेन द मोल्ड इज कंप्लीटली फिल्ड, और जब मोल्ड कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, इट इज इमर्स्ड इन वाटर, इट इज इमर्स्ड इन वाटर फॉर 48 आवर्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जब कंक्रीट उसको टेस्ट करना है उसको मोल्ड में डालेंगे लेयर में, 5 सेंटीमीटर की लेयर में, ठीक है। और जब मोल्ड कंप्लीटली फिल हो जाएगा उसको पानी में डाल देंगे, 48 घंटों के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। और टेम्परेचर होगा 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस। द सैंपल इज रिमूव्ड फ्रॉम द वाटर एंड इज प्लेस्ड ओवर द रोलर सपोर्ट ऑफ डायमीटर 38 मिलीमीटर विद अ स्पेसिंग ऑफ 60 और 40 सेंटीमीटर बिटवीन देम। अब सैंपल को रिमूव करेंगे 48 घंटों के बाद, ठीक है। और उसको कहाँ रख देंगे? एक रोलर सपोर्ट पे रख देंगे। कहाँ रख देंगे? एक रोलर सपोर्ट पे रख देंगे जिसका डायमीटर होगा कितना, 38 मिलीमीटर, और स्पेसिंग होगा 60 और 40 सेंटीमीटर। द सैंपल इज देन लोडेड विद द हेल्प ऑफ रोलर्स ऑफ द सेम डायमीटर विद द स्पेसिंग ऑफ 20 और 13.3 सेंटीमीटर। अगर 60 स्पेसिंग हम ले रहे हैं तो क्या करेंगे, तो 20 सेंटीमीटर की स्पेसिंग क्या करेंगे, लोड हम लगाएंगे इस पर। द लोड ओवर द सैंपल इज इंक्रीज्ड एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 0.7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर मिनट, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, लोड हम अप्लाई करेंगे 0.7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट के हिसाब से, और जब तक ये फेल ना हो जाए। टू फाइंड द मॉडुलस ऑफ रप्चर बाय नोटिंग द डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ फ्रैक्चर फ्रॉम द नियरेस्ट सपोर्ट ए। नियरेस्ट सपोर्ट ए से हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ फ्रैक्चर पता करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, ये आपका हो गया क्या, स्पेसिमेन हो गया कंक्रीट का, ये आपका रोलर सपोर्ट हो गया, ये 60 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमने लोड लगाया। अगर 60 सेंटीमीटर स्पेस है तो 20 सेंटीमीटर के बीच डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। 40 सेंटीमीटर स्पेस है तो 13.3 होना चाहिए। यहाँ पर इसका जो डायमीटर होगा 38 मिलीमीटर, इस लोड का भी 38 मिलीमीटर, लोड हमने लगाया 0.7 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर हिसाब से, ठीक है। ये आपका दिया हुआ है स्पेसिमेन का क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। अब बोला अगर इफ ए इज ग्रेटर देन 20 और 13.3, अगर ए का वैल्यू ज्यादा है, अगर ए जो हम निकलेगा यहाँ से डिस्टेंस ऑफ द लाइन ऑफ फ्रैक्चर फ्रॉम नियरेस्ट सपोर्ट ए, अगर इससे ज्यादा आ गया तो उस केस में जो एफसीआर होगा वो पीएल अपन बी डी स्क्वायर हो जाएगा। अगर ए का वैल्यू 20 से कम और 11 से ज्यादा,
या 13.3 से कम और 20 से कम और 70 से ज्यादा, या 13.3 से कम और 11 से ज्यादा, इसके बीच में लाई करेगा तब इस केस में जो FCR आएगा ये आएगा आपको 3PA/BD²। अगर ए का वैल्यू 17 या 11 से कम होगा तो इसके रिजल्ट को हम डिस्कार्ड कर देंगे। ठीक है, ये मान लीजिए यहाँ पे ये आपका फ्लेक्चरल क्रैक आ गया, तो ये डिस्टेंस ए हो गया, जो नियरेस्ट सपोर्ट से हम डिस्टेंस निकाल लेंगे जहां पे क्रैक आया है। ठीक है, द स्मॉलेस्ट सीव थ्रू विच द एंटायर अमाउंट ऑफ एग्रीगेट इज रिक्वायर्ड टू पास इज टर्म्ड एज द मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, जो स्मॉलेस्ट सीव होगा थ्रू विच द एंटायर अमाउंट ऑफ एग्रीगेट इज रिक्वायर्ड, तो स्मॉलेस्ट सीव जिससे पूरा एग्रीगेट पास हो जाए उसे हम टर्म कर देंगे मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, द स्मॉलेस्ट सीव थ्रू विच द एंटायर अमाउंट ऑफ एग्रीगेट इज permitted to pass or the largest sieve that retains some of the aggregate particle is termed as nominal maximum size of aggregate। ठीक है, ये बोला है कि जो स्मॉलेस्ट सीव थ्रू विच द एंटायर अमाउंट ऑफ एग्रीगेट, जो पूरा एग्रीगेट जो है उसको परमिट किया जाएगा पास करने के लिए, ये जो लार्जेस्ट सीव होगा दैट रिटेन सम ऑफ द एग्रीगेट, कुछ एग्रीगेट को रिटेन कर ले अपने ऊपर, उसको क्या देंगे नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट। ठीक है, तो ये आपका हो रहा है फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ कंक्रीट। अब देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा टेस्ट है वो है स्प्लिटिंग सिलेंडर। तो ये सब क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट निकालने का ही है। टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट हम निकाल रहे हैं, एक तरीका था फ्लेक्चरल टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाला था, जब बेंड करेंगे तब क्या उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे स्प्लिटिंग सिलेंडर टेस्ट। क्या देखेंगे, स्प्लिटिंग सिलेंडर टेस्ट। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज ब्राजीलियन टेस्ट, और इसको बोलेंगे ब्राजीलियन टेस्ट भी बोलते हैं। इन दिस टेस्ट द सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन ऑफ साइज L/D is 2। इस केस में जो सिलेंड्रिकल स्पेसिमेन होता है वो L/D होता है, इसका 2 होगा। ठीक है, इसको अडॉप्ट किया जाता है, मतलब 30 सेंटीमीटर का लेंथ होगा और 15 सेंटीमीटर डायमीटर होगा। द सैंपल इज लोडेड, यहाँ पे सैंपल को हम लोड करेंगे बिटवीन द स्टील प्लेट्स ऑफ UTM, जो यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होता है उसका स्टील प्लेट के बीच में सैंपल को लोड करेंगे, एंड कंप्रेसिव लोड इज अप्लाइड। कंप्रेसिव लोड अप्लाई करेंगे एट द रेट ऑफ 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट अब उसके फेल होने तक। फिर क्या करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव लोड लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस। जो अब एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव लोड, फिर क्या करेंगे, कंप्रेसिव लोड हम अप्लाई करेंगे, लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डेवलप होगा अप टू अ सर्टेन डेप्थ, कुछ डेप्थ तक। ठीक है, बिलो द एप्लीकेशन ऑफ लोड, लोड ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, D/6 ये डिस्टेंस होगा, बट द सब्सटेंशियल पोर्शन इज बीइंग सब्जेक्टेड टू इंड्यूस्ड टेंसाइल स्ट्रेंथ। लेकिन जो सब्सटेंशियल पोर्शन होगा यहाँ पे हम क्या करें, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो यहाँ तक कुछ देर दूर तक तो कंप्रेसिव फोर्स लगेगा, लेकिन जो बीच वाला पोर्शन है वहां पे एक लैटरल टेंसाइल फोर्स लगना चालू हो जाएगा, यही बोला, और यही इसके स्प्लिटिंग फेलियर का कारण बनेगा। द ग्रेटेस्ट एडवांटेज ऑफ दिस टेस्ट इज दैट द सेम मोल्ड एंड apparatus कैन बी यूज्ड टू फाइंड बोथ कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो इस टेस्ट का, स्प्लिटिंग सिलेंडर टेस्ट का फायदा यही है कि सिमिलर टेस्ट और apparatus का इस्तेमाल हम कर सकते हैं टू फाइंड बोथ द कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। दिस टेस्ट इज वेरी इजी टू परफॉर्म। ये टेस्ट बहुत ही आसान है परफॉर्म करने के लिए, एंड लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेसेस अक्रॉस द फेलियर प्लेन इन कंपैरिजन टू द अदर टेस्ट। तो ये टेस्ट बहुत ही आसान है करना, एंड लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रेस डेवलप होता है अक्रॉस द फेलियर प्लेन, पूरे फेलियर प्लेन के अक्रॉस इन कंपैरिजन टू अदर टेस्ट। ठीक, द रिजल्ट ऑब्टेन फ्रॉम दिस टेस्ट आर इज कंपैरेटिवली ग्रेटर देन द डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट बट लेस देन द फ्लेक्चरल टेंसाइल। तो इस टेस्ट से जो हम रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे ये क्या होगा, जो हम डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करके जो रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे उससे ज्यादा होगा, लेकिन फ्लेक्चरल टेंसाइल स्ट्रेंथ से कम होगा। यहाँ पे आपका पूरा दिया हुआ है, ये स्टील प्लेट हो गया, ये आपका रख दिया बीच में हमने मोल्ड, 30 सेंटीमीटर से क्या हो गया, लंबाई हो गया है, अब 15 सेंटीमीटर डायमीटर। यहाँ पे लोड लगाया 2 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर पर मिनट के रेट से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको आप देख सकते हैं डायमेंशन, क्रॉस सेक्शन डायमेंशन। यहाँ पे क्या होगा, एक टेंसाइल लैटरल टेंसाइल स्ट्रेस एक्ट करने लगेगा। 5D/6 डिस्टेंस तक क्या होगा, टेंसाइल फोर्स लगेगा, और D/12 इधर, D/12 इधर, टोटल D/6 पे से कंप्रेसिव स्ट्रेस लगेगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा V इक्वल टू माइनस 2P/πLD। इसको जब सिग्मा V का वर्टिकल में यहाँ पे देख सकते हैं
सिग्मा हॉरिजॉन्टल होगा वो होगा 2p अपर पाई एल डी। यही आपका हो जाएगा स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट। और यहाँ पे क्या होगा, क्रैक डेवलप होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कुछ। द मैक्सिमम अप्लाइड लोड ऑन अ सिलेंड्रिकल कंक्रीट स्पेसिमेन ऑफ डायमीटर 150 मिलीमीटर एंड लेंथ 300 मिलीमीटर टेस्टेड एज पर द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट गाइडलाइन ऑफ IS 5816-199 इज 157 किलोन्यूटन। कितना है, 157 किलोन्यूटन। द स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इन एमपीए, तो ये आपको निकालना है। ठीक है, तो सिंपल फॉर्मूला का यूज कर लेंगे हम, क्या, यही वाला, सिग्मा एच 2p अपन पाई एल डी। while testing the compressive strength of concrete while testing the compressive strength of concrete the correct standard condition, ये होगा 90% ह्यूमिडिटी होगा, साइज ऑफ क्यूब 15 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और टेम्परेचर 27 ± 2 डिग्री सेल्सियस, तो इसका बीसी हो जाएगा। ठीक है, द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ 15 into 30 सेंटीमीटर कंक्रीट सिलेंडर पूछ रहा है, तो द क्यूब पूछ रहा है। तो सिलेंडर हम देखा था सी वाइज कर लो 0.8, कैंसिल हो जाएगा, सी हो जाएगा। A splitting tensile test is performed on a cylinder of diameter d and length L. If ultimate load is P, then the splitting tensile strength test पूछ रहा है, सिंपल 2p अपन पाई एल डी। ठीक है, तो बी हो गया आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो कौन कौन सा फैक्टर है जो कंक्रीट के स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेगा। तो पहला फैक्टर है मॉइस्चर कंडीशन ऑफ द स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन का मॉइस्चर कंडीशन क्या है। ड्राई क्यूब्स में हैव ड्राइंग श्रिंकेज, जो ड्राई क्यूब होगा स्पेसिमेन का, उसमें क्या होगा, ड्राइंग श्रिंकेज हो सकता है, एंड अ बॉन्ड फेलियर लीडिंग टू स्मॉलर स्ट्रेंथ। तो जो ड्राई क्यूब हम लेंगे उसमें ड्राइंग श्रिंकेज हो सकता है, बॉन्ड फेल हो सकता है, और जिसके कारण जो स्ट्रेंथ मिलेगा वो कम मिलेगा। Moisture content in concrete provides a lubrication effect and reduces its strength. तो कंक्रीट का जो मॉइस्चर कंटेंट होता है ये क्या प्रोवाइड करता है, लुब्रिकेशन इफेक्ट प्रोवाइड करेगा और इसके स्ट्रेंथ को कम कर देगा। इन जनरल ड्राई स्ट्रेंथ कम्स आउट टू बी मोर देन द स्ट्रेंथ ऑफ सैचुरेटेड सैंपल। इन जनरल अगर बात करें तो जो ड्राई स्ट्रेंथ आता है कम्स आउट टू बी मोर, वो ज्यादा आता है देन द स्ट्रेंथ ऑफ सैचुरेटेड सैंपल। तो सैचुरेटेड सैंपल के कंपेयर में ड्राई स्ट्रेंथ का वेट जो है ज्यादा आ जाएगा। तो क्या हो रहा है, मॉइस्चर अफेक्ट कर रहा है उसके स्ट्रेंथ को। स्ट्रेंथ ऑफ ड्राई सैंपल इज इक्वल टू 1.1 से 1.2 के बीच में इनटू स्ट्रेंथ ऑफ सैचुरेटेड सैंपल। तो क्या हो रहा है, ड्राई वाला स्ट्रेंथ ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है जो अफेक्ट करेगा, कर सकता है कंक्रीट के स्ट्रेंथ को, वह है क्या, एयर वॉइड्स। क्या है, एयर वॉइड्स। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा विद द इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स। जाहिर सी बात है, अगर एयर वॉइड्स बढ़ जाएगा, कंक्रीट में एयर बढ़ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगा। एयर वॉइड्स आर फॉर्म्ड बाय वेपराइजेशन ऑफ वाटर यूज्ड इन द मेकिंग कंक्रीट, दैट इज कैपिलरी वाटर। तो जो एयर वॉइड है आर फॉर्म्ड बाय, ये कैसे फॉर्म करता है, बाय वेपराइजेशन ऑफ वाटर यूज्ड इन द मेकिंग कंक्रीट। जब कंक्रीट फॉर्म करते वक्त हम पानी का इस्तेमाल करेंगे, अगर वो वेपराइज कर जाएगा, उड़ जाएगा, इवापोरेट कर जाएगा, तब वहां पे एयर वॉइड बन जाएगा, बीच में पोर्स बन जाएंगे, गैप क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ, वेरिएशन ऑफ परसेंटेज लॉस ऑफ स्ट्रेंथ विथ परसेंटेज एयर ऑफ वॉइड्स। अगर परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड्स बढ़ रहा है तो क्या होगा, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट जो फैक्टर है दैट में अफेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, वो फैक्टर है रेट ऑफ लोडिंग। क्या है, रेट ऑफ लोडिंग। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द रेट ऑफ लोडिंग। अगर हम लोडिंग के रेट को बढ़ा दें, जो हम स्ट्रेंथ ऑब्टेन करेंगे कंक्रीट का वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, एट अ लो रेट ऑफ लोडिंग, लोडिंग अगर रेट कम है, देयर इज मोर टाइम फॉर क्रीप टू अकर, सो दैट द इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ with the rate of loading provide the justification for the failure occurring due to limiting values of strain rather than stress.
लो रेट ऑफ लोडिंग पे क्या होता है, देयर इज मोर टाइम फॉर क्रीप, क्रीप को ज्यादा वक्त मिल जाता है टू अकर, काम होने के मतलब वो अपना इफेक्ट दिखा सके, सो दैट द इंक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ विद रेट ऑफ लोडिंग, जो लोडिंग के रेट को बढ़ाने के साथ जो स्ट्रेंथ में इंक्रीज हो रहा है, ये क्या कर रहा है, जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा है फॉर द फेलियर अकरिंग ड्यू टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्ट्रेंथ rather than स्ट्रेस, क्योंकि जो फेलियर होता है वो स्ट्रेन की लिमिटिंग वैल्यू के कारण होता है, वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, कंक्रीट में जब पढ़ेंगे तब आरसीसी में। ठीक है, तो ये जस्टिफाई कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेस लिमिटिंग नहीं है, यहाँ पे स्ट्रेन लिमिटिंग है, स्ट्रेन के कारण फेलियर होता है। तो रेट ऑफ लोडिंग इफेक्ट कर रहा है, सिंपल याद रखिएगा, रेट ऑफ लोडिंग बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अगर बात करें एज ऑफ सीमेंट की, तो एज द सीमेंट एज, अब सीमेंट का एज बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ कम होगा, रिड्यूसेस ड्यू टू इट्स प्री हाइड्रेशन। सीमेंट है, सीमेंट का एज बढ़ेगा तो क्या होगा, उसका जो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पे हो सकता है कुछ पहले ही से हाइड्रेशन हो जाए, वो रिएक्ट करके कुछ ना कुछ फॉर्म कर ले तो उसका स्ट्रेंथ कम कर देगा। अगर बात करें सीमेंट एग्रीगेट रेशियो, तो बाय इंक्रीजिंग सीमेंट टू एग्रीगेट रेशियो द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ बाय इंक्रीजिंग सीमेंट टू एग्रीगेट रेशियो, सीमेंट और एग्रीगेट रेशियो बढ़ा के क्या करेंगे, द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इंक्रीजेस टू सम एक्सटेंट, कुछ एक्सटेंट तक जो अल्टीमेट आपका स्ट्रेंथ है वो बढ़ सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं इफेक्ट ऑफ एग्रीगेट सीमेंट रेशियो ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, साइज ऑफ एग्रीगेट, it is observed that the high strength concrete gives lower strength as compared to lean concrete if large size aggregate is used। तो ये ऑब्जर्व किया गया है कि इट इज ऑब्जर्व दैट द हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, जो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है, गिव्स लोअर स्ट्रेंथ, वो कम स्ट्रेंथ देगा। इट इज ऑब्जर्व दैट हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट गिव्स लोअर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू लीन कंक्रीट इफ लार्ज साइज एग्रीगेट इज यूज्ड। अगर हम लार्ज साइज के एग्रीगेट यूज कर लेंगे ना तो वो कम स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, लार्ज साइज एग्रीगेट गिव्स अ लोअर सरफेस एरिया, वो क्या प्रोवाइड करता है, एक लोअर सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जेल बॉन्ड्स विच लेड टू लोअर स्ट्रेंथ, जो कि लोअर सरफेस एरिया होगा बॉन्डिंग कम हो पाएगा तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, इन एडुकेट कॉम्पैक्शन लीडिंग टू एयर वॉइड कंटेक्ट, अगर इन एडुकेट कॉम्पैक्शन हम करते हैं, कॉम्पैक्शन ठीक से नहीं करेंगे तो लीडिंग टू एयर वॉइड कंटेंट, क्या लीड करेगा, एयर वॉइड कंटेक्ट लीड करेगा। एयर वॉइड ऑफ 5 to 10% कैन रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, अगर 5 से 10% भी एयर वाइड है तो ये कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होगा उसको ड्रास्टिकली कम कर देगा, ड्यू टू अ रिडक्शन इन द अवेलेबिलिटी ऑफ एरिया टू ट्रांसफर द लोड। ठीक है, क्यों, क्योंकि एरिया कम हो गया, उसमें एयर है, कंक्रीट है ही नहीं, तो एरिया कम हो गया तो लोड जो उसको ले सकता था वो नहीं ले पाएगा, एरिया कम हो गया तो उसका स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। डेंसिटी रेशियो क्या होता है, एक्चुअल डेंसिटी अपॉन फुल्ली कॉम्पैक्टेड डेंसिटी, ये आपका जाएगा डेंसिटी रेशियो। डेंसिटी रेशियो अगर बढ़ रहा है तो स्ट्रेंथ रेशियो बढ़ेगा। ठीक है, हाउ टू फाइनल एग्रीगेट्स, हाउ टू फाइनल एग्रीगेट्स गिव्स हायर स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू कोर्स एग्रीगेट, तो कैसे फाइनल एग्रीगेट जो है हायर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है एज कंपेयर टू कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट के कंपैरिजन में। तो फाइनल एग्रीगेट्स ऑफर लार्ज सर्फेस एरिया, जो फाइनल एग्रीगेट होगा वो क्या करेगा, एक लार्ज सर्फेस एरिया प्रोवाइड करेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जेल बॉन्ड, जेल बॉन्ड के डेवलपमेंट के लिए एज कंपेयर टू कोर्स एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट के कंपैरिजन में, विच विल इंक्रीज द बॉन्ड स्ट्रेंथ, जो क्या करेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ को बढ़ा देगा, एंड ड्यू टू हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड इंटर पार्टिकल लॉकिंग द स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा आपका इंटर पार्टिकल लॉकिंग हो गया, ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ हो गया तो अल्टीमेटली क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ गया। फाइनल एग्रीगेट क्या करेगा, बढ़ा देगा किसको, स्पेसिफिक सर्फेस एरिया को, ये बढ़ाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ को, ये बढ़ाएगा इंटर पार्टिकल लॉकिंग को, और ये बढ़ाएगा स्ट्रेंथ को। ठीक है, तो फिर इस वीडियो में नहीं रखते हैं, फिर आगे के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।